क्लास 11 चैप्टर वेव मोशन। क्या होता है वेव मोशन, क्या होती हैं वेव्स, इसके बारे में हम इस चैप्टर में इन डिटेल जानेंगे। जब हम कहते हैं वेव मोशन, तो वेव मोशन का मतलब होता है मीन्स ऑफ ट्रांसफरिंग एनर्जी एंड मोमेंटम। मीन्स ऑफ ट्रांसफरिंग एनर्जी एंड मोमेंटम एक फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर विदाउट एक्चुअल ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मैटर बिटवीन दीज पॉइंट्स। वेव मोशन का मतलब होता है एनर्जी और मूवमेंट का एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होना बिना एक्चुअल ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मैटर बिटवीन दीज पॉइंट। इन दोनों पॉइंट के बीच में कोई मैटर ट्रांसफर नहीं होता है। द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ द वेव मोशन विच वी आर सिमिलर इज अ वेव ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। जो हमने सबसे ज़्यादा रिपल्स देखे हैं या फिर जो भी वाटर के ऊपर रिपल्स देखे हैं, वो सबसे कॉमन एग्जाम्पल होते हैं रिपल्स के या वेव्स के। हमने देखा है जब हम एक पॉन्ड में स्टोन फेंकते हैं तो उसमें वाटर में रिपल्स बनते हैं, और रिपल्स जो होते हैं ट्रेवल करते हैं ऑन द सरफेस ऑफ वाटर इन फॉर्म ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल ऑफ एवरी इंक्रीजिंग रेडियस, और हर किसी की रेडियस बढ़ती जाती है टिल दे स्ट्राइक द बाउंड्री ऑफ द पॉइंट, जब तक कि वो पॉन्ड की बाउंड्री से स्ट्राइक नहीं कर जाते। इट गिव अस फीलिंग एज इफ वाटर इज मूविंग आउटवर्ड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ डिस्टर्बेंस। हमें ऐसा लगता है कि वाटर जो होता है, पानी जो होता है, बाहर की तरफ निकल रहा है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ डिस्टर्बेंस। एंड इफ वी पुट अ कॉक पीस ऑन द डिस्टर्बेंस ऑफ वाटर सरफेस, अगर हम कॉक पीस को वाटर के पास में रखते हैं जहाँ पे वो डिस्टर्बेंस पैदा हो रहा है, अप एंड डाउन प्रेशर बन रहा है, वहाँ पे अगर हम कॉक को रख देते हैं तो हम देखते हैं कि जो कॉक होता है वो भी अप एंड डाउन मूव करता रहता है। व्हाट दे डू नॉट मूव इन सर्कल, लेकिन ये सर्कल में मूव नहीं करता। रेदर अ मूविंग डिस्टर्बेंस क्रिएट, लेकिन उसमें मूव करने वाला डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाता है। इसी तरीके से जब एक ड्रमर ड्रम को बीट करता है, उसमें से साउंड प्रोड्यूस होती है जो हमारे कान तक पहुंचती है। ऑब्वियसली द साउंड वेव कैरी एनर्जी, साउंड जो होती है एनर्जी, साउंड वेव जो होती है वो एनर्जी अपने साथ लेकर के आती हैं, और वो एनर्जी हमें सुनने में हेल्प करती है जब वो डायफ्राम तक पहुंचती है हमारी ईयर के लिए, जो हमने क्लास 9th में पढ़ा था। इन प्रीवियस प्रोसेस एयर पार्टिकल डू नॉट वाइब्रेट अबाउट देयर मीन पोजीशन बट दे आर नॉट ट्रांसपोर्ट। हमने क्या देखा प्रीवियस एग्जांपल्स में? हमने ये सब देखा जो पार्टिकल्स थे ओनली डू वाइब्रेट देयर मीन पोजीशन, केवल अपनी मीन पोजीशन वाइब्रेट कर रहे थे, ये अपनी मीन पोजीशन से ट्रेवल या ट्रांसपोर्ट नहीं हो रहे थे। अगेन व्हेन अ फ्लैग एट द टॉप ऑफ द फ्लैग पोस्ट फ्लू द ब्रिज, द रिपल्स ट्रेवल अलोंग द क्लॉथ ऑफ द फ्लैग। इसी तरीके से हम जब एक झंडे को देखते हैं तो झंडा भी ऐसे लहरा रहा होता है यूं करते हुए, लेकिन झंडे के लहराते समय जो कोई भी कपड़े का जो पार्टिकल होता है, कपड़े के रेसे जो होते हैं वो एक जैसे दूसरे ट्रेवल नहीं करते, बस उनके अंदर रिपल्स पैदा होते हैं। पर डिस्टेंस इन बिटवीन द पॉइंट लाइक अशोक चक्र, कलर्स, फ्लैग ऑफ कलर्स एंड एवरीथिंग रिमेन द सेम एंड इट हैज सेम पोजीशन। तो वेव मोशन में डिस्टर्बेंस ट्रेवल करता है मीडियम में, बट द मीडियम डू नॉट ट्रेवल विद द डिस्टर्बेंस। वेव मोशन जब करती है तो ऐसी कंडीशन में जो डिस्टर्बेंस होता है वो एक जगह से दूसरे जाता है, लेकिन जो मटेरियल होता है जिस या मीडियम जो होता है वो एक जगह से दूसरे नहीं जाता, केवल एनर्जी ट्रेवल करती है। मैकेनिज्म ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव। क्या मैकेनिज्म होता है प्रोपोगेशन ऑफ वेव का? इसे अंडरस्टैंड करने के लिए हमें दो एसेंशियल टर्म्स समझने पड़ेंगे। पहला इनर्शिया और दूसरा इलास्टिसिटी। इनर्शिया और इलेक्ट्रिसिटी हमने अपने प्रीवियस चैप्टर्स में बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। सपोज करते हैं एक्स बाई, हमने एक्स बाई जो है एक हॉरिजॉन्टल सरफेस को रिप्रेजेंट करती है जो कि वाटर की है, एंड व्हेन अ स्टोन हिट ऑन द पार्टिकल, एक पार्टिकल है स्टोन जो कि उसने वाटर को हिट किया है एट ओ पॉइंट पर, द पार्टिकल मूव डाउन टू ए, और पार्टिकल जो है डाउन चला गया ए तक, एंड ड्यूरिंग मोशन ऑफ द पार्टिकल O to A, a restoring force developed toward O। जब तक ऐसा अप डाउन
वो पार्टिकल डाउनवर्ड गया तो एक रीस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस होने लगी वाटर के अंदर ऑन अकाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑफ वाटर, जो कि एक इलेक्ट्रिसिटी ऑफ वाटर की वजह से हुआ, और वर्क डन अगेंस्ट रीस्टोरिंग फोर्स इन मूविंग द पार्टिकल O2 और ऐसी कंडीशन में वर्क डन करना पड़ा अगेंस्ट द रीस्टोरिंग फोर्स, जो रीस्टोरिंग फोर्स थी उसके अगेंस्ट वर्क करना पड़ा वाटर की है टू गो एट दैट पोजिशन। और ये एनर्जी जो थी एक पोटेंशियल एनर्जी की तरह उसके पार्टिकल के अंदर स्टोर हो गई। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी एट 2, और जो पोटेंशियल एनर्जी थी काइनेटिक एनर्जी की वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट टू काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट O, वो पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। और ऑन अकाउंट ऑफ इनर्शिया द पार्टिकल कैन नॉट स्टॉप एट O, और इनर्शिया के कारण पार्टिकल जो होता है ए पोजीशन पे रुक नहीं सकता। इट ओवरशूट इट्स मीन पोजीशन O एंड गो ओवर टू B, और इसी वजह से जो पार्टिकल जो था अपनी मीन पोजीशन पे नहीं रुका और अपनी सेकंड पोजीशन B तक चला गया अंडर द एक्शन ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स अगेन एंड अगेन। सो और इसी तरीके से अगेन एंड अगेन अगेन एंड अगेन ये प्रोसेस होती रहती है। एंड thus the particle of the water at O disturb once excited periodic vibration due to elastic and elastic inertia, और इलास्टिसिटी और इनर्शिया की वजह से पार्टिकल जो होता है अपनी मीन पोजीशन पे वाइब्रेट करता रहता है इसी तरीके से। एंड दिस डिस्टर्बेंस इज communicated to adjoining particle which also start vibrating simple harmonically about their mean position and hence the wave motion travel on। इसी तरीके से जो एक पोजीशन ऊपर डिस्टर्बेंस पैदा हुआ था वही डिस्टर्बेंस फिर आगे ट्रेवल करता है पार्टिकल की सरफेस के ऊपर और वही कम्युनिकेट करता है दूसरे पार्टिकल से और दूसरे पार्टिकल को अपनी एनर्जी इन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी फॉर्म में ट्रांसफर करता है। और पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी फॉर्म में जो एनर्जी ट्रांसफर हुई वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करती है और इस तरीके से वेव इज अ फॉर्म ऑफ डिस्टर्बेंस। एक डिस्टर्बेंस जो होता है एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करना स्टार्ट कर देता है और वेव एक ऐसा डिस्टर्बेंस होता है जो कि अपने साथ एनर्जी कैरी करता है वन प्लेस टू अनदर विदाउट एक्चुअल मूविंग द पार्टिकल। इन सर्टेन रीजन हम कुछ सर्टेन रीजन में देखते हैं वाटर लेवल इज स्लाइटली बिलो द नॉर्मल लेवल x5। हम कुछ एरिया में देखते हैं कि जो वाटर है जो नॉर्मल लेवल है उससे डाउन होता है और कुछ रीजन ऐसे होते हैं जो वाटर जो होता है स्लाइटली अप होता है टू द नॉर्मल एरिया। तो जिस एरिया में वाटर बिलो होता है उसे हम ट्रफ बोलते हैं और वहीं जिस एरिया में वाटर स्लाइटली हायर होता है देन नॉर्मल लेवल उसे हम क्रेस्ट बोलते हैं। एंड thus द वेव मोशन ट्रेवल ऑनवर्ड ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर इन फॉर्म ऑफ क्रस्ट एंड ट्रफ। तो वेव मोशन जो होता है क्रस्ट एंड ट्रफ बनाते हुए ट्रेवल करता है ऑन द सरफेस ऑफ अ मीडियम। तो इन सब बातों को समझने के बाद हम वेव मोशन को डिफाइन कर सकते हैं कि वेव मोशन एक काइंड का डिस्टर्बेंस होता है जो ट्रेवल करता है इन फॉर्म ऑफ ट्रफ एंड फॉर्म ऑफ क्रस्ट ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ इलास्टिसिटी और इनर्शिया ऑन अकाउंट ऑफ रिपीटेड पीरियोडिक वाइब्रेशन ऑफ द पार्टिकल ऑफ मीडियम अबाउट देयर मीन पोजीशन एंड डिस्टर्बेंस बीइंग हैंडेड ऑन द फॉर्म one particle to adjacent particle and so on without net transportation of the medium। तो डिस्टर्बेंस एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल तक पहुंचता जाएगा लेकिन इस तरह डिस्टर्बेंस ट्रांसमिट होने के दौरान कोई भी पार्टिकल अपनी जगह को लीव नहीं करेगा, हर पार्टिकल वाइब्रेट करेगा अपनी मीन पोजीशन पे। तो हम कह सकते हैं एक बार कहते हैं वेव मोशन एक काइंड ऑफ डिस्टर्बेंस विच ट्रेवल थ्रू अ मटेरियल मीडियम on account of repeated periodic vibration of particle of the medium about their mean position and disturbance being handed on from one particle to adjoining particle and so on without any net transportation of the medium, बिना किसी net transportation of medium की। Such wave which can produce or propagate only in material are called elastic wave or mechanical wave। और ऐसी वेव जो जिन्हें की मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है या जो केवल एक मीडियम में ही ट्रेवल कर पाती है उन्हें मैकेनिकल वेव या इलास्टिक वेव कहते हैं। एंड वेव ऑन वाटर सरफेस, वेव ऑन स्ट्रिंग एंड साउंड वेव, दीज ऑल आर मैकेनिकल वेव। ये सारी वेव जो होती है मैकेनिकल वेव होती हैं। मैकेनिकल वेव ऐसी वेव होती हैं जिन्हें अपने प्रोपोगेशन के लिए एक मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। अब हम चलते हैं टाइप्स ऑफ वेव की तरफ। कितने टाइप की वेव होती हैं अब हम इसको देखेंगे। यूजुअली हम तीन तरह की वेव्स को देखते हैं। पहली मैकेनिकल वेव, दूसरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड थर्ड मैटर वेव। फर्स्ट मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल वेव
वो वेव होती हैं जिन्हें मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे वेव्स ऑन वाटर, वेव्स ऑन स्ट्रिंग एंड साउंड वेव। ये सब जो होते हैं मैकेनिकल वेव के एग्जाम्पल हैं। एंड दीज वेव कैन बी प्रोड्यूस और प्रोपोगेट ओनली इन मेटेरियल मीडियम। ये वेव केवल मेटेरियल मीडियम में ही प्रोड्यूस होती हैं और उसी मेटेरियल मीडियम में प्रोपोगेट होती हैं। और ये जो वेव्स होती हैं गवर्न की जाती है न्यूटन लॉ ऑफ मोशन के द्वारा। इनमें न्यूटन लॉ ऑफ मोशन वर्क करते हैं। सेकेंड टाइप ऑफ वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऐसी वेव्स होती हैं जिन्हें कोई मेटेरियल मीडियम नहीं चाहिए होता फॉर देयर प्रोडक्शन और देयर प्रोपोगेशन। दे कैन पास थ्रू वैक्यूम एंड एनी अदर मेटेरियल मीडियम। ये वैक्यूम से ही पास हो सकती हैं और एनी अदर मेटेरियल मीडियम से ही पास हो सकती हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आर विजिबल लाइट्स, अल्ट्रासाउंड, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, एक्सरे, दीज ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और इन सब की जो स्पीड होती है सेम स्पीड होती है, दैट इज स्पीड इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, विच इज द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। जो कि लाइट की स्पीड होती है वैक्यूम के अंदर। हमारे जो कम्युनिकेशन सिस्टम जो होते हैं, कम्युनिकेशन का सारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पे डिपेंड होता है। या ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल हो, इन्हीं वेव्स के द्वारा हो जाता है। और इन्हीं वेव से क्या आता है, रिसीविंग ऑफ सिग्नल हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही इसमें हेल्प करती हैं। व्हेन वी मेक अप टेलीफोन, जब हम एक टेलीफोन मिलाते हैं तो साउंड वेव कैरी द मैसेज फ्रॉम अ वोकल कॉर्ड टू टेलीफोन एंड इलेक्ट्रिक सिग्नल इज जनरेटेड इन द फोन विच प्रोपोगेट। जो हमारे वोकल कॉर्ड्स होते हैं वो हमारे फोन में इलेक्ट्रिकल सिग्नल पैदा करते हैं। वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पैदा करते हैं। एंड जो वोकल कॉर्ड की इंफॉर्मेशन होती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल की जाती है बाय यूज द कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स। जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स होती हैं वो एक जगह से दूसरी जगह इंफॉर्मेशन को सैटेलाइट प्रोवाइड कराती हैं बाय द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो हम कह सकते हैं द इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, लाइट सिग्नल हो या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये जो होती हैं ये एक जगह से दूसरी जगह इंफॉर्मेशन को पहुंचाने के काम में आती हैं। आर ट्रांसफॉर्म बैक द साउंड वेव ट्रेवलिंग फ्रॉम टेलीफोन टू आवर ईयर। और हमारे टेलीफोन से हमारे कान तक पहुंचाने के लिए या अब बहुत दूर बैठे हुए किसी पर्सन को इंफॉर्मेशन देने के लिए ये हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव काम में आती हैं। अलग तरह की वेव होती हैं जिन्हें हम कहते हैं मैटर वेव और डी ब्रोगली वेव। दीज वेव्स आर एसोसिएटेड विद अ पार्टिकल ऑफ मैटर विच इज मूविंग। मैटर वेव वो वेव होती हैं जो कि उस मैटर के साथ लिंक होती हैं जो कि मूव कर रहा होता है, लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड एटम एंड मॉलिक्यूल। इन सब के साथ ये वेव्स जुड़ जाती हैं। एंड दीज वेव अराइज इन क्वांटम मैकेनिकल डिस्क्रिप्शन नेचर। और ये जो होती है क्वांटम मैकेनिकल नेचर जो होता है मैटर का, उसके कारण ऐसा होती हैं। इन्हें हम नेक्स्ट चैप्टर में या बाद में पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हमारा मेन फोकस रहेगा वो मैकेनिकल वेव्स के ऊपर रहेगा। और मैकेनिकल वेव, सम ऑफ द फेमस साइंटिस्ट associated with physics of wave are हाइजन, हुक्स एंड न्यूटन। जो वेव्स के साथ या वेव नेचर के साथ जो फेमस साइंटिस्ट हैं जिनका नाम जुड़ता है वो हाइजन्स, हुक्स एंड न्यूटन है। टाइप ऑफ मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल वेव कितने की होती हैं? मैकेनिकल वेव आमतौर पर दो तरीके की देखने को मिलती हैं, एक ट्रांसफर वेव मोशन और एक लॉन्गिट्यूडनल वेव। ट्रांसफर वेव मोशन कैसा होता है? पहले ट्रांसफर वेव मोशन को देखते चलते हैं। ट्रांसफर वेव मोशन, इसे समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। हम एक स्ट्रिंग को लेते हैं और उसे अप एंड डाउन मोशन कराते हैं बाय टेकिंग अ जर्क। और ऐसी कंडीशन में एक फॉर्म ऑफ सिंगल पल्सेस ट्रेवल टू द स्ट्रिंग। एक पल्सेस जो होते हैं उस स्ट्रिंग के ऊपर नीचे ट्रेवल करते हैं। एंड दिस इज द पॉसिबल बिकॉज स्ट्रिंग इज अंडर टेंशन। और ये हो पाता है क्योंकि जो हमारी स्ट्रिंग है वो टेंशन के इफेक्ट में है। एंड व्हेन वी पुल फ्री एंड ऑफ द स्ट्रिंग अपवर्ड, जब हम अपवर्ड उसे पकड़ते हैं, ऊपर खींचते हैं, देन इट बिगिन टू पुल अपवर्ड ऑन द एडजेसेंट सेक्शन। और फिर वो भी अपवर्ड एडजेसेंट सेक्शन की तरफ बढ़ती है क्योंकि टेंशन बिटवीन द टू सेक्शन, क्योंकि इन दोनों सेक्शन के बीच टेंशन पैदा होने लग जाती है। एज
एसेंट सेक्शन बिगिन टू मूव अपवर्ड, एसेंट सेक्शन जो है वो ऊपर की तरफ मुड़ना शुरू होता है. इट बिगिन द नेक्स्ट सेक्शन टू पुल अपवर्ड सो. और जब वो ऊपर उड़ा तो दूसरे सेक्शन को भी वो ऊपर उठाने की कोशिश करता है, और इसी तरीके से उठाते वो से भी ऊपर उठा देता है. वी पुल. इस तरीके से जब हम नीचे की तरफ एक सेक्शन को उठाते हैं, नीचे की तरफ गिराते हैं उसको, तो एक सेक्शन पे उसे पकड़ता है, फिर एक सेक्शन पे पूरा नीचे गिर जाता है. इस तरीके से टर्न पैदा होने लग जाते हैं. एंड इट बिगिन टू पुल बैक डाउनवर्ड बाय नैबिंग सेक्शन. एंड अप एंड डाउन मूवमेंट उसमें देखने को मिल जाता है हमको. और इसी तरीके वेव्स को हम ट्रांसफर वेव मोशन कहते हैं. तो ट्रांसफर वेव मोशन क्या होता है? ट्रांसफर वेव मोशन इज दैट मोशन इन विच इंडिविजुअल पार्टिकल ऑफ द मीडियम execute simple harmonic motion about the mean position in the direction perpendicular to the direction of propagation of wave motion. ऐसा ट्रांसफर वेव ऐसी वेव होती है, ऐसी मैकेनिकल वेव होती है जिसमें पार्टिकल होते हैं, मूव करते हैं अप एंड डाउन या परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ वेव मोशन. जिस डायरेक्शन भी मूव कर रही है उस डायरेक्शन के परपेंडिकुलरली पार्टिकल होते हैं, मूव करते हैं और एक सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट करते हैं. एग्जाम्पल क्या होता है इनका? मूवमेंट ऑफ स्ट्रिंग ऑफ स्टार ऑफ बॉलेंट. स्टार ऑफ बॉलेंट के जो मूवमेंट होते हैं वो एग्जाम्पल. मूवमेंट ऑफ मेम्ब्रेन ऑफ तबला एंड ढोलक. ढोलक और तबला का जो मूवमेंट होता है वो. एंड मूवमेंट ऑफ किंग ऑन द टॉप. ये सब जो एग्जाम्पल होते हैं एक ट्रांसवर्स वेव के एग्जाम्पल होते हैं. एंड लाइट वेव एंड ऑल अदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आर ऑल्सो ट्रांसवर्स वेव. तो लाइट वेव एंड ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती हैं वो भी ट्रांसफर वेव के अंदर ही आती हैं. लेकिन इनमें अंतर इस बात का हो जाता है कि ये बिना मीडियम के भी ट्रेवल कर पाती हैं. अ ट्रांसफर वेव ट्रेवल थ्रू अ मीडियम इन फॉर्म ऑफ क्रस्ट एंड ट्रफ. ट्रांसफर वेव जो होती है मीडियम में ट्रेवल करती है इन फॉर्म ऑफ क्रस्ट एंड ट्रफ. क्रस्ट क्या होता है? क्रस्ट इज अ पोर्शन ऑफ द मीडियम व्हिच इज राइज टेम्परेरी अबव द नॉर्मल पोजीशन. क्रस्ट वो एरिया होता है जो कि नॉर्मल पोजीशन से थोड़ा ऊपर होता है. क्रस्ट और ट्रफ जो होता है वो एरिया होता है जो नॉर्मल एरिया से थोड़ा बिलो होता है, नीचे होता है, नॉर्मल पोजीशन से थोड़ा बिलो होता है. ऐसे एरिया को हम ट्रफ कहते हैं. व्हेन अ ट्रांसफर वेव पास थ्रू अ मीडियम. सेंटर ऑफ क्रस्ट. सेंटर ऑफ क्रस्ट इज अ पोजीशन ऑफ द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पॉजिटिव डायरेक्शन. सेंटर ऑफ डिस्प्लेसमेंट हम उसे बोलते हैं जो कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जहां पर होता है इन बिटवीन टू सक्सेसिव क्रस्ट. तो उन दोनों के बीच में सबसे ज्यादा मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जहां पर होता है उसे हम सेंटर ऑफ क्रस्ट कहते हैं. और वहीं ट्रफ जहां पे मैक्सिमम डिप्रेशन नेगेटिव डायरेक्शन मूवमेंट होता है उसे हम ट्रफ कहते हैं. डिस्टेंस एंड डिस्टेंस इन बिटवीन टू सक्सेसिव क्रस्ट और ट्रफ को हम वेव लेंथ कहते हैं. और वेव लेंथ को हम लैम्डा से डिनोट करते हैं. यहाँ AC और BD जैसे हम दो हमें लेंथ दिखा रखी है यहाँ पर. AC एंड BD के बीच में जो लेंथ होगी या दोनों सेंटर ऑफ क्रस्ट और सेंटर ऑफ ट्रफ के बीच में डिस्टेंस होगा उसे लैम्डा से नोट करेंगे. और एक क्रस्ट का डिस्टेंस λ/2 होता है. प्रोपोगेशन या फॉर्मेशन ऑफ ट्रांसफर वेव. अब हम देखेंगे ट्रांसफर वेव कैसे बनती है, कैसे फॉर्म होती है. Formation or propagation of transfer wave. For the propagation of transfer wave, the material medium must possess the following 4 characteristics. एक मेटेरियल मीडियम के पास 4 कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए तभी ट्रांसफर वेव उसमें होकर ट्रेवल कर पाएगी. फर्स्ट, इलास्टिसिटी. इलास्टिसिटी मीन टू से लचक या खिंचावट. So that particle can return टू देयर मीन पोजिशन आफ्टर बीइंग डिस्टर्ब. जिसकी मदद से पार्टिकल जो होता है एक बार डिस्टर्ब होने के बाद ट्रफ या क्रस्ट बनाने के बाद अपनी नॉर्मल कंडीशन में नॉर्मल पोजीशन पर आ सके. इनर्शिया. सो दैट पार्टिकल कैन स्टोर एनर्जी एंड ओवरशूट देयर मीन पोजीशन. जिससे पार्टिकल जो होता है अपनी एनर्जी स्टोर कर सके और दोबारा से अपनी मीन पोजीशन को ओवरशूट कर सके. मिनिमम फ्रिक्शन. जो फ्रिक्शन होना चाहिए वो कम से कम होना चाहिए अमॉन्ग्स्ट द पार्टिकल ऑफ द मीडियम इनसे और मिनिमम लॉस ऑफ एनर्जी. कम से कम लॉस ऑफ एनर्जी हो उनके बीच में. सो दैट
वेव कैन ट्रेवल लॉन्गर डिस्टेंस, और वेव जिसकी मदद से लॉन्गर डिस्टेंस चल पाए। एंड थर्ड के बाद फोर्थ जो आता है वो पॉइंट ये होता है कि यूनिफॉर्म डेंसिटी ऑफ द मीडियम। जो डेंसिटी होती है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए। एनर्जी, क्योंकि डेंसिटी इक्वल होगी तो एनर्जी भी हर पॉइंट में सेम सेम होगी। तो यूनिफॉर्म डेंसिटी, मिनिमम फ्रिक्शन, इनर्शिया एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये सारी चीज़ें जरूरी हैं। इन सब बातों को अंडरस्टैंड करने के लिए दूसरी बात ये कि वेव कैसे फॉर्म होती है, प्रोपोगेशन ऑफ वेव कैसे होता है, इसे समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। लेट अस कंसीडर सीरीज ऑफ 5 इक्वल स्पेस पार्टिकल। हम एग्जाम्पल लेते हैं जिसके अंदर 5 इक्वली स्पेस पार्टिकल को लेके चलते हैं जो कि स्ट्रेट लाइन में है। जब ये पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ द सेम एम्पलीट्यूड करते हैं तो सेम टाइम पीरियड्स ऑफ देयर मीन पोजीशन इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन। जब सिंपल हार्मोनिक मोशन करते हैं तो इनके जो पीरियड्स होते हैं वो मीन पोजीशन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होते हैं। एंड ट्रांसफर वेव ट्रेवल टू द राइट, और ट्रांसफर वेव जो तो राइट साइड में ट्रेवल करती है, और जिस डायरेक्शन पार्टिकल अप डाउन मूवमेंट होता है वो परपेंडिकुलर होता है टू डायरेक्शन ऑफ वेव। जो डायरेक्शन वेव की डायरेक्शन उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये वेव प्रोपोगेट करती हैं। सॉलिड लाइन रिप्रेजेंट द मीन पोजीशन। यहाँ पे जो हमने सॉलिड लाइन बनाई है वो मीन पोजीशन को रिप्रेजेंट करती हैं, और जो डॉटेड लाइन होती हैं वो अप एंड डाउन मूवमेंट को नोट करती हैं। जो क्रस्ट एंड ट्रफ बने उनको नोट करती हैं। हम मान के चलते हैं टी is a time period of the vibration of each particle and the disturbance is handed on the form of one particle to adjacent particle। और हम ये मान के चलते हैं जो पार्टिकल जो होते हैं कंटिन्यूसली अपना डिस्टर्बेंस पहुंचाते रहते हैं एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन की तरफ। तो हम चलते हैं पहले स्टार्टिंग पे। एट टाइम t इक्वल टू 0, ए पोजीशन पहली पार्टिकल जो जब टाइम t 0 था तो ऐसी कंडीशन में 1 2 3 4 5 सबके सब पार्टिकल जो थे मेन पोजीशन पर रखे हुए थे। उन पार्टिकल की ऐसी कंडीशन में जो डिस्टर्बेंस था वो पार्टिकल फर्स्ट के पास जस्ट पहुंचा ही था, और जस्ट पहुंचने के कारण जो पार्टिकल ए था वो डाउनवर्ड साइड में मूव करना स्टार्ट किया एंड अदर पार्टिकल रिमेन एट रेस्ट। उस कंडीशन में सारे पार्टिकल जो थे रेस्ट की कंडीशन में रहे। नाउ सेकंड कंडीशन, सेकंड टाइम जब डिस्टर्बेंस का टाइम t इक्वल टू t/4 हुआ तो पार्टिकल 1 कंप्लीट 1/4 ऑफ द वाइब्रेशन। जो पार्टिकल 1 था उसने 1/4 ऑफ वाइब्रेशन में कंप्लीट कर चुका था, और ऐसी कंडीशन में जो लोअर एक्सट्रीम पोजीशन और लोअर एक्सट्रीम पोजीशन पे आ चुका था। एंड ऐसी कंडीशन में जो डिस्टर्बेंस था वो 1 पार्टिकल से सेकंड पार्टिकल तक रीच कर चुका था, और विच स्टार्ट वाइब्रेटिंग डाउनवर्ड, जो कि डाउनवर्ड साइड में वाइब्रेट करना उसने स्टार्ट कर दिया, और बाकी सारे जो पार्टिकल्स थे वो रेस्ट की कंडीशन में रहे इस कंडीशन पर। नाउ एट टाइम t इक्वल टू t/2 पर 1 कंप्लीट 1/2 हाफ साइकिल, 1 पार्टिकल ने अपना 1/2 हाफ साइकिल कंप्लीट कर लिया था, और द वाइब्रेशन रीच द मीन पोजीशन, उसका वाइब्रेशन मीन पोजीशन तक पहुंच गया। एंड पार्टिकल 2 रीच लोअर एक्सट्रीम पोजीशन, और पार्टिकल 2 जो था वो अपनी लोअर एक्सट्रीम पोजीशन तक पहुंच गया। एंड डिस्टर्बेंस जस्ट रीच टू पार्टिकल 3, और डिस्टर्बेंस जो था पार्टिकल 3 तक रीच कर गया, एंड विच स्टार्ट वाइब्रेटिंग डाउनवर्ड, जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में वाइब्रेट करना उसने स्टार्ट कर दिया। लेकिन 4 और 5 पार्टिकल रेस्ट में रहे। फिर टाइम t इक्वल टू 3t/4 जो पार्टिकल 1 गो टू अपर एक्सट्रीम पोजीशन, जो पार्टिकल 1 था एक्सट्रीम पोजीशन अपर डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट किया, एंड पार्टिकल 2 कंप्लीट हाफ साइकिल, पार्टिकल 2 ने अपना हाफ साइकिल कंप्लीट कर लिया। नाउ वाइब्रेशन रीचिंग टू इट्स मीन पोजीशन, और वाइब्रेशन मीन पोजीशन तक पहुंच गया, एंड पार्टिकल 3 हैज एक्सिक्यूटेड 1/4 ऑफ इट्स वाइब्रेशन। पार्टिकल 4 जो था उसने 1/4 ऑफ इट्स वाइब्रेशन कंप्लीट कर लिया, एंड इट्स लोअर एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंच गया वो, और डिस्टर्बेंस पार्टिकल 4 तक पहुंचा और उसने भी वाइब्रेशन स्टार्ट कर दिया। एंड इस कंडीशन में पार्टिकल 5 जो था रेस्ट की कंडीशन में था। जब टाइम t इक्वल टू t हो गया तो ऐसी कंडीशन में 1 पार्टिकल जो था उसने अपना वाइब्रेशन कंप्लीट कर लिया था, एंड 2 जो था अपने अपर एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंच चुका था,
एंड पार्टिकल 3 ने अपना कंप्लीट कर लिया था हाफ साइकिल, एंड पार्टिकल 4 ने अपना 1/4 ऑफ हाफ साइकिल कंप्लीट कर लिया था और वो अपनी एक्सट्रीम पोजीशन में आ चुका था, और डिस्टर्बेंस जो था पार्टिकल 5 तक पहुंच चुका था। और जो पार्टिकल 5 था उसने भी वाइब्रेट करना स्टार्ट कर दिया डाउनवर्ड साइड में। जैसा कि हम ये सारी फिगर जो हैं अपनी पिक्चर में, हमारी बुक की पिक्चर में क्लियरली डिफाइन कर रखे हैं, इन्हें हम देख सकते हैं। और जब वी फाइनल ज्वाइन द पोजीशन 1 2 3 4 5 तो हमें एक साइन कर्व मिला विच इज डिस्प्लेसमेंट कर्व ऑफ द ट्रांसफर वेव। जब हमने इन सब वेव्स को जोड़ दिया, मिला दिया, तो हमें एक साइन कर्व मिला, और वही हमारा डिस्प्लेसमेंट कर्व और ट्रांसफर वेव है। द फर्स्ट हाफ ऑफ द कर्व रिप्रेजेंट अ क्रस्ट। जो पहला हाफ बना था वो हमारे क्रस्ट को रिप्रेजेंट करता है, और वहीं जो सेकंड हाफ बना था वो ट्रफ को रिप्रेजेंट करता है, बिकॉज द मीडियम इन दिस पोर्शन लाइज स्लाइटली बिलो द नॉर्मल पोजीशन। क्योंकि इस ट्रफ वाले पोजीशन में जो रीजन है वो स्लाइटली बिलो है नॉर्मल कंडीशन से, और क्रस्ट वाले रीजन में स्लाइटली अप बढ़ता नॉर्मल पोजीशन के कंपैरिजन में। लॉन्गिट्यूडिनल वेव मोशन ऑफ प्रेशर वेव्स। लॉन्गिट्यूडिनल वेव मोशन और प्रेशर वेव कैसी वेव होती हैं अभी नहीं देखते हैं। लॉन्गिट्यूडिनल वेव को समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। हमने एक प्रोडक्शन ऑफ अ वेव इन अ लॉन्ग पाइप फिल्ड विद एयर। हमने एक ऐसा पाइप लिया जिसमें एयर भरी पड़ी है और एक लंबा सा पाइप है, एंड बाय द मूवमेंट ऑफ पिस्टन ऑफ पाइप हमने जो पाइप का पिस्टन है उसे मूव करना स्टार्ट किया है। वी सडनली मूव द पिस्टन टू राइट एंड एलिमेंट ऑफ द एयर आर पुश टू राइट। और हमने क्या कि सडनली पिस्टन दबाया और आगे की तरफ मूव किया, चेंजिंग द एयर प्रेशर ही देयर। और ऐसी कंडीशन में जो एयर का प्रेशर था वो चेंज हुआ, एंड मैकेनिकल प्रेशर इन दिस रीजन पुश द एलिमेंट ऑफ समवॉट फर्दर अलोंग द पाइप। और जो मटेरियल थे उनके मटेरियल के पार्टिकल जो थे उन्होंने भी एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, रिपल किया। मतलब हमने एक पिस्टन लिया और एक पाइप में उसे जोर से दबाया, और इसी कारण जो एयर पार्टिकल जो थे उनमें वाइब्रेशन पैदा हुआ कुछ, एंड द मूविंग द पिस्टन टू लेफ्ट रिड्यूस द एयर प्रेशर टू द नेक्स्ट। जैसे हमने पिस्टन को दबाया तो एक एरिया में प्रेशर कम हुआ और दूसरे एरिया में प्रेशर बढ़ गया। तो दिस कॉज द एलिमेंट ऑफ नेक्स्ट टू मूव बैक टू द लेफ्ट। और इसी तरीके से जो पार्टिकल जो बैक टू एंड फ्रो मोशन करना स्टार्ट कर देते हैं, एंड द मोशन ऑफ द एयर एंड द चेंज इन एयर प्रेशर ट्रेवल टुवर्ड द राइट एज पल्सेस। और फिर वो यही जो चेंज इन प्रेशर हुआ वही पल्सेस के रूप में राइट साइड में ट्रेवल करना स्टार्ट कर देता है, राइट साइड ऑफ द पिस्टन में ट्रेवल करना स्टार्ट कर देता है, एंड मोशन ऑफ द एलिमेंट ऑफ द एयर इज पैरेलल टू द डायरेक्शन प्रोपोगेशन ऑफ वेव अलोंग द पाइप। और जो पार्टिकल का मोशन होता है, एयर पार्टिकल जो मोशन होता है पैरेलल होता है टू डायरेक्शन, पैरेलल होता है टू द डायरेक्शन प्रोपोगेशन ऑफ वेव। जिस डायरेक्शन वेव प्रोपोगेट कर रही है उसी डायरेक्शन में पार्टिकल भी मूव करते हैं। तो लॉन्ग टर्म वेव को हम कैसे समझा सकते हैं? लॉन्ग टर्म वेव इज दैट वेव मोशन इन विच द इंडिविजुअल पार्टिकल ऑफ द मीडियम in a simple harmonic motion about the mean position in the same direction in which the wave is going to be propagated। मतलब लॉन्गिट्यूडिनल वेव मोशन ऐसा मोशन होता है जिसमें इंडिविजुअल पार्टिकल टू एंड फ्रो मोशन करता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है इन अ सेम डायरेक्शन दैट इज पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव। जिस डायरेक्शन में वेव प्रोपोगेट कर रही है उसी डायरेक्शन में पार्टिकल भी प्रोपोगेट करते हैं। ये परपेंडिकुलर नहीं होते, ये पैरेलल होते हैं इन द केस ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल वेव। एग्जांपल ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल वेव क्या है? एग्जांपल लॉन्गिट्यूडिनल वेव, साउंड वेव ट्रेवल थ्रू एयर इन अ फॉर्म ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल वेव। जो लॉन्गिट्यूडिनल वेव होती है वो साउंड है। साउंड एक एग्जांपल होता है लॉन्गिट्यूडिनल वेव का। वाइब्रेशन ऑफ एयर कॉलम इन अ ऑर्गन पाइप आर लॉन्गिट्यूडिनल वेव। वाइब्रेशन जो होता है एयर कॉलम और ऑर्गन पाइप जो होते हैं उनमें लॉन्गिट्यूडिनल वेव की जैसे होती हैं। वाइब्रेशन ऑफ एयर कॉलम above the surface of water in the tube of resonance apparatus are due to longitudinal wave। ये सब जो एग्जाम्पल हैं लॉन्गिट्यूडिनल वेव के एग्जाम्पल हैं। जो लॉन्गिट्यूडिनल वेव होती है उसके अंदर जो मीडियम होता है उसके दो पार्ट होते हैं, एक कंप्रेशन और दूसरा रेयरफेक्शन। कंप्रेशन और रेयरफेक्शन हमें देखने को मिलते हैं। एक
लॉन्गिट्यूडिनल वेव के अंदर। कंप्रेशन क्या होता है? कंप्रेशन वो रीजन होता है जिस एरिया में पार्टिकल कंप्रेस होते हैं, दैट इज पार्टिकल जो होते हैं ज़्यादा पास में होते हैं एज कम्पेयर टू नॉर्मल कंडीशन, नॉर्मल डिस्टेंस से ज़्यादा पास में होते हैं, और इसीलिए ऐसी कंडीशन में टेम्परेरी डिक्रीज इन वॉल्यूम देखने को मिलता है एंड टेम्परेरी इंक्रीज इन डेंसिटी भी देखने को मिलता है एज कम्पेयर टू नॉर्मल रीजन। तो हम कंप्रेशन को डिफाइन कर सकते हैं, कंप्रेशन इज अ रीजन ऑफ द मीडियम इन विच द पार्टिकल आर कंप्रेस्ड, that is particle come closer, that is distance in between the particle become less than normal distance between them, and thus there is a temporary decrease in the volume and consequent temporary decrease in the density of the medium in the region of the compression. वहीं rarefaction क्या होता है? Rarefaction is a region of the medium in which the particle are rarefied, that is particle are far apart from one another than normally they are. rarefaction वो एरिया होता है जिसमें पार्टिकल जो होते हैं एक दूसरे से ज़्यादा दूर होते हैं एज कम्पेयर टू नॉर्मल दे आर। तो ऐसी कंडीशन में टेम्परेरी इंक्रीज इन वॉल्यूम देखने को मिलता है इस एरिया में, और टेम्परेरी डिक्रीज इन डेंसिटी देखने को मिलता है एज कम्पेयर टू नॉर्मल डेंसिटी। एंड डिस्टेंस इन सेंटर ऑफ द टू कंजुगेट कंप्रेशन rarefaction जो होता है वो उसकी वेवलेंथ होता है, उसे हम लैम्डा से डिनोट करते हैं। अब हम देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल वेव। जैसा कि हम लोग पढ़ रखा है कि एक वेव के फॉर्म होने के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट होते हैं। जैसे एक वेव फॉर्म होती है तो जो मीडियम होता है कैसा मीडियम होना चाहिए, उस मीडियम के अंदर इलेक्ट्रिसिटी होनी चाहिए, प्रॉपर्टी इलेक्ट्रिसिटी होनी चाहिए, इनर्शिया होनी चाहिए, मिनिमम फ्रैक्शन होना चाहिए और यूनिफॉर्म डेंसिटी होनी चाहिए। अगर ये सारी चीज़ें अगर एक वेव के अंदर हैं या मीडियम के अंदर हैं तो वेव उसमें ट्रैवल कर पाएगी। तो हम एग्जांपल लेते हैं उसी तरीके से कॉन्सिडर सीरीज ऑफ 5 इक्वल स्पेस पार्टिकल। हम 5 इक्वली स्पेस पार्टिकल का एग्जांपल लेते हैं द्वारा से जो कि हॉरिजॉन्टल लेवल पर हैं, और व्हेन दीज पार्टिकल एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ इक्वल एम्पलीट्यूड एंड इक्वल टाइम पीरियड अबाउट देयर मीन पोजीशन अलोंग द स्ट्रेट लाइन इन विच दे आर प्लेस्ड। ये सब जो होते हैं इक्वल डिस्टेंस पर रखे हैं और इक्वल टाइम पीरियड है और मीन पोजीशन के अलोंग स्ट्रेट लाइन में प्रोपोगेट करते हैं पार्टिकल। तो हम देखते चलते हैं सॉलिड लाइन जो होती है रिप्रेजेंट करती है मीन पोजीशन को, और डॉटेड लाइन रिप्रेजेंट करती हैं कंसेक्यूटिव एक्सट्रीम पोजीशन और मीडियम पोजीशन। एंड व्हाइल वाइब्रेटिंग xy इक्वल टू xy डैश इज द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन। xy और xy डैश जो होगा वो होगा एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन होगा हमारा। हम सपोज करते हैं टी टाइम इज द टाइम पीरियड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ ईच पार्टिकल। टी टाइम जो है वाइब्रेशन का टाइम पीरियड है हर एक पार्टिकल का, एंड डिस्टर्बेंस इज हैंडेड ऑन द फॉर्म ऑफ वन पार्टिकल टू एडजॉइंट पार्टिकल इन t/4 सेकेंड। अगर टाइम t इक्वल टू 0 है और टाइम की वैल्यू जो है 0 के बराबर है तो जितने भी पार्टिकल हैं सभी के सभी पार्टिकल इक्वल डिस्टेंस पे होंगे, अपनी मीन पोजीशन पे होंगे, उनमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा। केवल डिस्टर्बेंस जो उधर रीच करेगा पार्टिकल 1 पर और वो थोड़ा सा वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देगा। नाउ एट टाइम t इक्वल टू t/4 तो पार्टिकल 1 जो पार्टिकल 1 होगा वो अपना 1/4 वाइब्रेशन कंप्लीट कर लेगा एंड रीच द राइट एक्सट्रीम पोजीशन, और अपनी वो राइट एक्सट्रीम पोजीशन तक पहुंच जाएगा एंड डिस्टर्बेंस रीच टू द पार्टिकल सेकंड। और ऐसी कंडीशन में जो डिस्टर्बेंस है सेकंड पार्टिकल तक पहुंच जाता है, लेकिन पार्टिकल 3, 4, 5 रेस्ट की कंडीशन में रहते हैं। एट t इक्वल टू t/2 तो पार्टिकल 1 जो होता है अपना हाफ वाइब्रेशन कंप्लीट कर लेता है और पार्टिकल 2 जो होता है अपना 1/4 डिस्टर्बेंस कंप्लीट कर लेता है और अपनी एक्सट्रीम पोजीशन में आ जाता है। और इस कंडीशन डिस्टर्बेंस जो होता है पार्टिकल 3 तक पहुंच जाता है एंड विच स्टार्ट वाइब्रेटिंग टू द राइट साइड, और वो राइट साइड में वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन पार्टिकल 4 और पार्टिकल 5 जो होते हैं वो रेस्ट की कंडीशन बने रहते हैं। एट टाइम t इक्वल टू 3/4 3t/4 तो पार्टिकल 1 गो टू लेफ्ट एक्सट्रीम पोजीशन चला जाता है पार्टिकल, और पार्टिकल 2 जो होता है अपना हाफ वाइब्रेशन कंप्लीट कर लेता है एंड पार्टिकल 3 जो होता है अपना 1/4 वाइब्रेशन कंप्लीट कर लेता है और अपनी राइट एक्सट्रीम पोजीशन पर आ जाता है एंड डिस्टर्बेंस है जस्ट रीच टू पार्टिकल 4। डिस्टर्बेंस पार्टिकल 4 तक रीच कर जाता है, लेकिन पार्टिकल 5 रेस्ट की कंडीशन में बना रहता है। जब टाइम t जो होता है
जब टाइम टी के बराबर हो जाता है तो पार्टिकल 1 जो होता है अपना 1 वाइब्रेशन कंप्लीट कर लेता है, और 2 जो होता है अपना रीच टू इज लेफ्ट एक्सट्रीम पोजीशन तक पहुंच जाता है। एंड पार्टिकल 3 जो होता है अपनी हाफ वाइब्रेशन कंप्लीट कर लेता है, और पार्टिकल 4 जो होता है राइट एक्सट्रीम पोजीशन पहुंच जाता है, 1/4 वाइब्रेशन कंप्लीट कर लेता है। एंड वाइब्रेशन जो होता है रीच कर जाता है पार्टिकल 5 तक। एंड एट टाइम t इक्वल टू 5/4t, तो पार्टिकल 1 रीच अगेन टू इट्स एक्सट्रीम पोजीशन, एंड पार्टिकल 2 हैज कंप्लीट इट्स 1 disturbance, and particle 3 reach to left position, and particle 4 come to complete its half position, and particle 5 come to right extreme position। और इस तरीके से कंटिन्यूस कंप्रेशन रेयरफैक्शन के साथ साथ पार्टिकल ट्रेवल करते रहते हैं। और जब हम इन सभी डिस्टर्बेंस को ज्वाइन कर देते हैं तो हमें जिस तरह की कर्व मिलती है उसी कर्व को हम लॉन्गिट्यूडनल वेव कहते हैं। Just relative position of particle are different time individually shown in the figure, और हमने अलग टाइम को फिगर में दिखा रखा है। पार्टिकल 1, 2, 3 are said to be in form of compression, and particle 3, 4, 5 are said to be in form of rarefaction। जो लॉन्ग टर्म वेव is propagated through a medium in form of compression rarefaction। जो लॉन्ग टर्म वेव होती हैं प्रोपोगेट करती हैं कंप्रेशन और रेयरफैक्शन के फॉर्म में। जो लॉन्ग टर्म वेव होती हैं तीनों मीडियम में ट्रेवल कर सकती हैं, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तीनों मीडियम में वो ट्रेवल कर पाती हैं। जो वेव ट्रांसफर वेव्स एंड लॉन्ग टर्म वेव्स इज सेड टू बी प्रोग्रेसिव वेव और ट्रेवलिंग वेव। इनको हम प्रोग्रेसिव वेव और ट्रेवलिंग वेव भी कहते हैं। when it travel from one point to another, again disturbance move, not the particle coherent move। जब वो एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन में ट्रेवल करती हैं वेव्स तो केवल डिस्टर्बेंस मूव करता है, पार्टिकल मूव नहीं करते। एंड मैकेनिकल वेव दैट इज ट्रांसफर और लॉन्ग टर्म वेव नेचर ऑफ मीडियम और मोड ऑफ एक्साइटेशन ऑफ वाइब्रेशन पर डिपेंड करती हैं। जैसे एग्जांपल के लिए सॉलिड बोथ ट्रांसवर्स एंड लॉन्ग टर्म वेव कैन प्रोगेट। सॉलिड के अंदर ट्रांसवर्स वेव और लॉन्ग टर्म वेव दोनों ही ट्रेवल कर सकती हैं। क्यों? सॉलिड कैन सब्सटेंट बोथ द शियरिंग स्ट्रेन एंड कंप्रेसिबल स्ट्रेन, क्योंकि सॉलिड के अंदर शियरिंग स्ट्रेन भी होता है, परपेंडिकुलर लगने वाला कंप्रेसिव स्ट्रेन भी होता है, कंप्रेस करने वाला भी स्ट्रेन होता है। वहीं स्ट्रिंग मैकेनिकल वेव आर ऑलवेज ट्रांसफर, और स्ट्रिंग जो होती है हमेशा ट्रांसफर रहती हैं। गैस कैन सब्सटेंट ओनली कंप्रेसिव स्ट्रेन, और वहीं गैस जो होती हैं उनके अंदर केवल कंप्रेसिव स्ट्रेन होता है, तो इसलिए वो लॉन्ग टर्म वेव को रखती हैं। और स्ट्रिंग जो होती हैं वो केवल मैकेनिकल वेव जो ट्रांसफर वेव होती हैं उन्हें रखती हैं, क्योंकि उनके पास केवल शियरिंग स्ट्रेन होता है। इसी वजह से जो लॉन्ग टर्म वेव होती है वो गैस में ट्रेवल कर जाती है, लेकिन ट्रांसफर वेव होती हैं वो गैस में ट्रेवल नहीं करती। द वेव ऑन द सरफेस ऑफ वाटर आर ऑफ टू काइंड। वेव जो वाटर सरफेस बनती हैं दो तरीके से बनती हैं, कैपिलरी वेव्स और एक ग्रेविटी वेव्स। कैपिलरी वेव्स आर द रिपल ऑफ शॉर्ट वेवलेंथ। कैपिलरी वेव जो होती हैं वेवलेंथ होती है शॉर्ट वेवलेंथ की, रिपल्स की फॉर्म में, जो कि फ्यू सेंटीमीटर की हो सकती हैं। रिस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस देम इज द सरफेस टेंशन ऑफ वाटर, और रिस्टोरिंग फोर्स जो होती है वो सरफेस टेंशन ऑफ वाटर की वजह से लगती है। ग्रेविटी वेव्स आर द वेव ऑफ लॉन्ग वेवलेंथ। ग्रेविटी वेव ऐसी होती है कि वेवलेंथ लंबी होती है। एंड रिस्टोरिंग फोर्स दैट प्रोड्यूस द दीज वेव इज पुल ऑफ ग्रेविटी। पुल ऑफ ग्रेविटी जैसे ये ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, एंड विच टेंड टू कीप द वेव वाटर सरफेस एट लोअर लेवल, और जो कि वाटर सरफेस पे उस वेव को लोअर लेवल बनाए के रखता है। सम इंपोर्टेंट टर्म कनेक्टेड विद वेव मोशन। कुछ इंपोर्टेंट टर्म्स जो कि वेव मोशन से कनेक्टेड होते हैं वो इस प्रकार से हैं। पहला एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड जो होता है मैग्नीट्यूड ऑफ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है एक पार्टिकल का फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन। अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन से एक पार्टिकल अंदर कितना डिस्प्लेसमेंट आया है उसे ही हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। Amplitude of a wave is the maximum displacement of a particle from their equilibrium position as the wave pass through them। इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं R से, एंड R के पास केवल मैग्नीट्यूड होता है और ये एक पॉजिटिव क्वांटिटी होती है, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है पॉजिटिव है। डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होगा तो भी एम्पलीट्यूड पॉजिटिव ही रहेगा। वेवलेंथ। वेवलेंथ जो होती है लेंथ होती है एक वेव की, और ये इक्वल होती है डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ वेव ड्यूरिंग द टाइम एनी वन पार्टिकल ऑफ द मोशन कंप्लीट वन वाइब्रेशन अबाउट इट्स मीन पोजीशन।
ये उतना वेवलेंथ होता है जब एक पार्टिकल अपना कंप्लीट वेवलेंथ कंप्लीट कर लेता है। एक पार्टिकल अपना कंप्लीट वेवलेंथ कंप्लीट कर लेता है, उतनी लेंथ को ही हम वेवलेंथ कहते हैं, एक वन वेवलेंथ कहते हैं। व्हेन अ पार्टिकल कंप्लीट वन वाइब्रेशन अबाउट ए मीन पोजीशन, जब एक पार्टिकल एक वाइब्रेशन कंप्लीट कर लेता है अपनी मीन पोजीशन पर, तो उसको कहते हैं वन वेवलेंथ। जितना रास्ता उतना ट्रेवल किया उसे वेवलेंथ कहते हैं। डिस्टर्बेंस फ्रॉम द पार्टिकल 1 to particle 5, hence the distance between the particle 1 and particle 5, जो हमने आपको बताया था पार्टिकल 1 और पार्टिकल 5, जो 5 पार्टिकल होते हैं बीच में, और उसमें कंप्लीट वेव ट्रैवल करती है। एक वेव अपने आप को रिपीट करती है, 1 पार्टिकल से स्टार्ट होती थी, 5 पार्टिकल पे एंड होती थी और 5 पार्टिकल के बाद रिपीट होती थी। तो 1 से लेकर 5 तक जो डिस्टेंस ट्रेवल किया वेव ने, उसे हम वेवलेंथ कहते हैं और उसे लैम्डा से नोट करते हैं। डिस्टेंस बिटवीन द नियरेस्ट पार्टिकल ऑफ द मीडियम वाइब्रेटिंग द सेम फेज। और यहाँ पर लैम्डा जो होता है, हम लैम्डा जो होता है उसे इस तरह से डिस्टेंस इन बिटवीन द सेंटर ऑफ 2 कंसेक्यूटिव क्रस्ट एंड ट्रफ, 2 क्रस्ट और 2 ट्रफ के बीच का जो सेंटर होता है उसको भी हम लैम्डा से नोट करते हैं। ए वेवलेंथ टेकन एज द डिस्टेंस इन विच 1 क्रस्ट एंड 1 ट्रफ आर कंटेन। या हम ये भी कह सकते हैं कि वेवलेंथ के अंदर एक क्रस्ट और एक ट्रफ कंटेन होता है। सिमिलरली लॉन्ग टर्म वेव जो होते हैं उसके अंदर एक कंप्रेशन और एक रेयरफैक्शन प्रेजेंट होता है, या फिर 2 कंसेक्यूटिव रेयरफैक्शन के बीच का सेंटर के बीच का डिस्टेंस जो होता है, 2 कंसेक्यूटिव रेयरफैक्शन कंप्रेशन के बीच का सेंटर जो होता है उसकी जो लेंथ होती है उसे हम वेवलेंथ कहते हैं। ये हमारी लॉन्गिट्यूडल वेव के लिए होता है। ट्रांसवर्स वेव के लिए एक कंसेक्यूटिव क्रस्ट और ट्रफ, और हमारा लॉन्गिट्यूडल वेव के लिए एक कंसेक्यूटिव रेयरफैक्शन और एक कंप्रेशन, इन दोनों को मिलाकर के एक वेव बनती है। एंगुलर वेव नंबर, एंगुलर वेव नंबर क्या होता है? एंगुलर वेव नंबर ऑफ वेव इज आल्सो कॉल्ड प्रोपगेशन कांस्टेंट। इसे हम प्रोपगेशन कांस्टेंट भी कहते हैं। इट इज 2π टाइम द नंबर ऑफ वेव दैट कैन बी अकोमोडेट पर यूनिट लेंथ। मतलब ये 2π टाइम होता है किसी भी नंबर के जितनी वेव जो होती है एक एरिया से पर यूनिट लेंथ पर होती हैं। ये कांस्टेंट नंबर होता है। एंड द प्रोपगेशन कांस्टेंट और एंगुलर वेव नंबर अपनी वेवलेंथ को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, और ये जो बराबर होता है 2π/λ। जो ऐसा यूनिट होती है के की, वो रेडियन पर मीटर होती है, और सिंपली उसे कह सकते हैं पर मीटर। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी जो होती है नंबर ऑफ वेव पासिंग थ्रू पर सेकंड। नंबर ऑफ वेव ऑफ एन पार्टिकल पासिंग थ्रू 1 सेकंड, 1 सेकंड में कितनी नंबर ऑफ वेव पास हो रही हैं उसे हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। वन वाइब्रेशन जो होता है 1 वेवलेंथ के बराबर होता है, इसलिए हम डिफाइन कर सकते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ एन वेव इज द नंबर ऑफ कंप्लीट वेवलेंथ ट्रांसवर्स वाई वेव इन 1 सेकंड। मतलब कि 1 मिनट सेकंड के अंदर कितनी नंबर ऑफ कंप्लीट वेव पास हुई दिए गए एरिया से या एक वेव के अंदर, उसे ही हम उसकी फ्रीक्वेंसी कहते हैं, और इसे हम v से नोट करते हैं। और एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो होती है, जब हम फ्रीक्वेंसी में 2π का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास एंगुलर फ्रीक्वेंसी मिल जाती है, और ये ओमेगा से रिप्रेजेंट की जाती है। एंड ओमेगा इज इक्वल टू 2πv। नेक्स्ट, टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम पीरियड ऑफ एन वेव इज इक्वल टू टाइम टेकन बाय अ वेव टू ट्रेवल द डिस्टेंस टू कंप्लीट इट्स वन वेवलेंथ। टाइम पीरियड वो टाइम होता है जो एक वेवलेंथ के साथ लिया जाता है टू कंप्लीट इट्स वन वेवलेंथ। एक वेवलेंथ को कंप्लीट करने के लिए जितना टाइम लिया जाता है उसे हम टाइम पीरियड कहते हैं, और इसे टी से नोट करते हैं। रिलेशन इन बिटवीन वी एंड टी, वी और टी के बीच रिलेशन क्या होता है? जो टाइम पीरियड होता है, वो टाइम पीरियड जो होता है रेसिप्रोकल होता है फ्रीक्वेंसी का, या हम कह सकते हैं फ्रीक्वेंसी होती है रेसिप्रोकल होती है टाइम पीरियड की। तो टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1/v, या फिर v इक्वल टू 1/t। इससे ये बात क्लियरली अंडरस्टैंड की जा सकती है दैट द वेव वेलोसिटी v इज डिटरमाइंड ओनली बाय द इलास्टिक एंड इनर्शियल प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम। हमने यहाँ तक ये समझा कि इनर्शियल प्रॉपर्टी और इलास्टिक प्रॉपर्टी ऑफ ए मीडियम
होने पर ही ऑसिलेशन या वेव मोशन प्रोड्यूस हो सकता है किसी बॉडी के अंदर। इसीलिए v इज कांस्टेंट फॉर ए गिवन मीडियम। जो वैल्यू ऑफ v होती है, फ्रीक्वेंसी जो होती है वो कांस्टेंट होती है दिए गए मीडियम के लिए। एंड फ्रीक्वेंसी v इज कैरेक्टराइज्ड बाय द सोर्स विच प्रोड्यूस डिस्टर्बेंस। और वेरिएशन जो होता है इस बात से डिपेंड करता है कि डिस्टर्बेंस कौन प्रोड्यूस कर रहा है। डिफरेंट सोर्स में भी प्रोड्यूस वाइब्रेशन ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसी। अलग अलग सोर्स जो होते हैं अलग अलग फ्रीक्वेंसी की वाइब्रेशन पैदा करते हैं। एंड देयर वेवलेंथ लैम्डा विल डिफर टू कीप द प्रोडक्ट v lambda equal to v एक कांस्टेंट। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव मोशन। वेव मोशन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती हैं जो हमने अब तक पढ़ रखा है उसको हम समअप करें तो फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स हमें पता चलती हैं वेव की। फर्स्ट, वेव मोशन इज सॉर्ट ऑफ डिस्टर्बेंस विच ट्रेवल थ्रू अ मीडियम। वेव मोशन जो होता है एक डिस्टर्बेंस होता है जो कि एक मीडियम के अंदर ट्रेवल करता है। एंड मैटेरियल मीडियम एक रिक्वायर होता है फॉर द प्रोपोगेशन ऑफ मैकेनिकल वेव। जो मैकेनिकल वेव्स होती हैं उनके लिए एक मैटेरियल वेव की रिक्वायरमेंट होती है। एंड द मीडियम मस्ट हैव 3 प्रॉपर्टी। और एक मीडियम के अंदर 3 प्रॉपर्टी होनी चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी, इनर्शिया एंड मिनिमम फ्रिक्शन अमॉन्ग्स्ट द पार्टिकल ऑफ द मीडियम। एंड व्हेन अ वेव मोशन पास थ्रू अ मीडियम, जब वेव मोशन जो होता है पास होता है एक मीडियम से, द पार्टिकल ऑफ मीडियम ओनली वाइब्रेट सिंपल हार्मोनिकली। जब वेव मोशन जो पास होता है तो जो पार्टिकल ऑफ मीडियम होते हैं वाइब्रेट करते हैं सिंपली हार्मोनिकली अबाउट द मीन पोजीशन। ये अपनी पोजीशन को छोड़ करके नहीं जाते एक दूसरी पोजीशन पर। दे डू नॉट लीव देयर पोजीशन, ओनली दे वाइब्रेट अबाउट देयर पोजीशन। एंड देयर इज अ कंटिन्यूअस फेज डिफरेंस अमॉन्ग द सक्सेसिव पार्टिकल ऑफ द मीडियम। और फेज डिफरेंस लगातार देखने को मिलता है कंजुगेटिव पार्टिकल्स के अंदर। दैट इज पार्टिकल 2 स्टार्ट वाइब्रेटिंग स्लाइटली लेटर देन पार्टिकल 1 एंड सो ऑन। मतलब कि पार्टिकल 2 होता है पार्टिकल 1 से पहले स्टार्ट हो जाता है वाइब्रेट करना, और पार्टिकल 3 की उसके बाद होता है पार्टिकल 5, पार्टिकल 6, पार्टिकल 7, पार्टिकल 8। वो धीरे धीरे करके वाइब्रेट होते हैं। हर पार्टिकल एक बार में वाइब्रेट करना स्टार्ट नहीं करता। वेलोसिटी ऑफ एन पार्टिकल ड्यूरिंग देयर वाइब्रेशन डिफरेंट एट डिफरेंट पोजीशन। जो वेलोसिटी होती है पार्टिकल्स की अलग अलग पोजीशन पे अलग अलग होती है। एग्जाम्पल, ऑल द पार्टिकल क्रॉस देयर मीन पोजीशन विद मैक्सिमम वेलोसिटी एंड एट एक्सट्रीम वेलोसिटी पोजीशन देयर वेलोसिटी बिकम 0। एग्जाम्पल के लिए जितनी पार्टिकल्स होते हैं मीन पोजीशन पर उनकी वेलोसिटी होती है मैक्सिमम होती है, और एक्सट्रीम पोजीशन पर उनकी वेलोसिटी 0 के बराबर हो जाती है। एंड वेलोसिटी ऑफ अ वेव मोशन थ्रू अ पार्टिकुलर मीडियम इज कांस्टेंट। एक पार्टिकुलर मीडियम के लिए जो वेव के मोशन होता है वो कांस्टेंट हो जाता है। इट डिपेंड अपॉन ओनली अपॉन द नेचर ऑफ द मीडियम, क्योंकि वो केवल मीडियम के नेचर पे डिपेंड करता है और किसी चीज़ पे डिपेंड नहीं करता। एंड वेलोसिटी ऑफ अ वेव डज नॉट डिपेंड अपॉन द फ्रीक्वेंसी ऑफ वेवलेंथ और इंटेंसिटी। जो वेलोसिटी होती है एक वेव की वो फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ और इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करती है। एंड एनर्जी प्रोपोगेटेड अलोंग द वेव मोशन विदाउट एनी नेट ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मीडियम। किसी मीडियम में ट्रांसफर हुए बिना या ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मीडियम हुए बिना ही जो एनर्जी होती है एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पर प्रोपोगेट होती है। ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वेव मोशन की। जब वेव एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करती है तो ये सारी प्रॉपर्टी उसके अंदर आती हैं। डिस्टर्बेंस, मीडियम एसेंशियल, इनर्शियल प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिसिटी, एंड मिनिमम फ्रिक्शन, और हार्मोनिक मोशन, कांस्टेंट वेलोसिटी इन अ मीडियम। ये सारी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती हैं वेव मोशन की। नाउ मूव टू नेक्स्ट टॉपिक, साउंड वेव। साउंड वेव हमारे लिए बहुत ज़्यादा जुड़ी होती हैं क्योंकि ये हमें कुछ भी सुनने के लिए हेल्प करती हैं। और हियरिंग जो होती है प्राइमरी सेंसेशन होती है हमारी। हियरिंग वन ऑफ द प्राइमरी सेंसेशन। The physical causes that produce the sensation of hearing is vibration of the source। और जिस कारण से हम किसी चीज़ को सुन पाते हैं, सेंसेशन ऑफ हियरिंग आती है, उसका सोर्स होता है वाइब्रेशन। एग्जाम्पल के लिए जैसे हम देखते हैं वी लिसन सितार, गिटार, क्योंकि ये वाइब्रेट करते हैं। एंड दीज वाइब्रेशन आर कैरीड बाय एयर एज मीडियम। और ये सारी वाइब्रेशन जो होते हैं मीडियम में एयर के द्वारा लिए जाती हैं और हम तक पहुँचाई जाती हैं।
एज द वेव पास थ्रू एयर, जैसे वेव जो होती है पास करती है एयर से, तो कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन, कंजुगेटिव कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन जो होते हैं लॉन्गिट्यूडल वेव के, वो हम तक पहुंचते हैं थ्रू वन रीजन टू अनदर रीजन। और इसकी वजह से एयर में एयर की जो डेंसिटी होती है उसमें चेंज नजर आता है, विच इंड्यूस अ चेंज इन प्रेशर इन दैट रीजन, और जिसके कारण प्रेशर में चेंज आता है उस रीजन के लिए। और एज प्रेशर इज फोर्स पर यूनिट एरिया, और प्रेशर जो होता है फोर्स पर यूनिट एरिया होता है, इसीलिए रिस्टोरिंग फोर्स प्रोपोर्शनल टू डिस्टर्बेंस इन्वॉल्व। तो ऐसी कंडीशन में एक रिस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस होती है अगेंस्ट डिस्टर्बेंस, और ये हमें हियरिंग करने में हेल्प करती है। जब एक वाइब्रेशन प्रोड्यूस होता है किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा, तो डेंसिटी में चेंज आता है, डेंसिटी चेंज होने से प्रेशर में चेंज आता है, प्रेशर चेंज होने से फोर्स पर यूनिट एरिया चेंज होती है और रिस्टोरिंग फोर्स बनने लगती है। उसी तरीके से इफ द रीजन इज कंप्रेस, अगर हमने रीजन को कंप्रेस किया है तो मॉलिक्यूल इन दैट रीजन पैक टुगेदर कम क्लोजर टू वन अनदर। कंप्रेस करने पर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपस में पास में आ जाते हैं, एंड दीज मॉलिक्यूल टेंड्स टू मूव आउट ऑफ द एडजॉइनिंग रीजन, और ये मॉलिक्यूल जो होती हैं एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करते हैं, एंड देयरबाय क्रिएटिंग कंप्रेशन इन द एडजॉइनिंग रीजन। Therefore, the air molecule in the first region of the compression undergo rarefaction, और फिर दूर जाने की वजह से वही जो मॉलिक्यूल्स जो पास में थे, हाई डेंसिटी वाले मॉलिक्यूल जो थे, वो मॉलिक्यूल कोशिश करते हैं एक दूसरे से दूर जाने की, और फिर वो एरिया रेयरफैक्शन का बना लेते हैं। इसी तरीके से ये साउंड वेव जो होती हैं या लॉन्ग टर्म वेव जो होते हैं, कंटिन्यूस कंप्रेशन और रेयरफैक्शन बनते जाते हैं। रेयरफैक्शन हुए फिर कंप्रेशन, रेयरफैक्शन, कंप्रेशन, रेयरफैक्शन, कंप्रेशन बनते हुए वो हमारे ईयर तक पहुंचते हैं और हम किसी भी साउंड को सुन पाते हैं। रीजन इज कंप्लीटली रेयरफाइड, और वो रीजन जो होता है रेयरफाइड होता है, रेयरफाइड हो जाता है एक तरीके से। एंड सराउंडिंग एयर विल रश इन मेकिंग द रेयरफैक्शन मूव एडजॉइनिंग रीजन, और फिर वो रेयरफैक्शन दूसरे रीजन पे चलता है, और कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन मूव फ्रॉम वन रीजन टू अनदर एंड मेकिंग द प्रोग्रेशन ऑफ द साउंड वेव पॉसिबल इन एयर। और इस तरीके से प्रोपोगेशन ऑफ साउंड जो होता है पॉसिबल हो पाता है एयर्स के अंदर, और ये एयर यही जो वाइब्रेशन पैदा होता है कंप्रेशन और रेयरफैक्शन का, हमारे ईयर ड्रम तक पहुंचता है, और ईयर ड्रम इनकी वजह से वाइब्रेट करना स्टार्ट करते हैं, एंड उसके बाद जो ईयर ड्रम होता है जो वाइब्रेट प्रोड्यूस करता है, वो हमारे ईयर को मैसेज पहुंचाता है, और ईयर से हमारा फिर ब्रेन उसको ब्रेन तक पहुंचता है, और ब्रेन से पहुंच करके फिर ब्रेन ये सोचता है कि इससे कैसे डील करना है। आवर ईयर इज सेंसिटिव ओनली टू दोज वाइब्रेशन हुज फ्रीक्वेंसी इज इन बिटवीन 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। हमारा जो ईयर होता है वो केवल एक्टिव 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक की साउंड के लिए ही ऑडिबल होता है या वर्क करता है, सेंसिटिव होता है, और इस रेंज को हम ऑडिबल रेंज कहते हैं। और इस रेंज से 20,000 हर्ट्ज से ग्रेटर फ्रीक्वेंसी वाला कोई भी कंपाउंड होता है, कोई भी साउंड होती है, तो उसे हम अल्ट्रासाउंड कहते हैं, और अल्ट्रासाउंड को ह्यूमन सुन नहीं सकते। एंड साउंड वेव विच हैव फ्रीक्वेंसी लेस देन मिनिमम ऑडिबल रेंज, जो साउंड वेव की फ्रीक्वेंसी मिनिमम होती है ऑडिबल रेंज से, उसे हम इंफ्रासोनिक साउंड कहते हैं, इससे भी ह्यूमन नहीं सुन सकता। हम ये पहले ही जान चुके हैं कि साउंड होती है या लॉन्गिट्यूडनल वेव होती हैं या मैग्नेटिक वेव होती हैं, बिना एयर के ट्रेवल नहीं कर सकती, और ये क्योंकि एयर जो होती है, हमने आपको जितना कंप्रेशन और रेयरफैक्शन पैदा होते हैं। अब कंप्रेशन रेयरफैक्शन कब पैदा होंगे? जब पार्टिकल्स होंगे, पार्टिकल वाइब्रेट करेंगे। जब पार्टिकल ही नहीं होंगे, मीडियम ही नहीं होगा, तो साउंड कैसे ट्रेवल करेगी? इसी कारण मून पर दो एस्ट्रोनॉट आपस में एक दूसरे की आवाज नहीं सुन पाते, क्योंकि वहां पर मीडियम नहीं होता, ओनली द वाइब्रेशन ऑफ साउंड। इसलिए वाइब्रेशन of the sound in air produce the sound that help us in hearing. The velocity of sound in air at room temperature and normal pressure is probably 332 मीटर पर सेकेंड। जो साउंड की आवाज़ होती है, साउंड की स्पीड होती है एयर के अंदर, वो 332 मीटर पर सेकेंड होती है, एंड विच इज अप्रोक्सीमेटली 1200 किलोमीटर पर आवर के बराबर होती है। दिस इज मच ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ फास्टेस्ट कार। जो अभी तक हमने
बहुत तेज कार देखी है उसके मुकाबले भी ये बहुत ज़्यादा तेज होती है। एंड दैट्स वाई द हॉर्न ऑफ मोटर कार अप्रोचिंग अस हर्ड मच बिफोर द कार रीचेस अस। इसी वजह से जो हॉर्न की आवाज़ जो होती है, पोंपों की आवाज़ जो होती है, वो हम तक पहले पहुंच जाती है इससे पहले कि हम तक वो कार पहुंचे। और ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि स्पीड ऑफ साउंड की मदद से मूव कर रहा हो, तो ऐसे ऑब्जेक्ट को हम सुपरसोनिक साउंड कहते हैं। जैसा कि हम लोग को पता है, लॉन्गिट्यूडनल वेव जो होते हैं ट्रेवल इन फॉर्म ऑफ कंप्रेशन और रिफ्रैक्शन विच इन्वॉल्व चेंज इन वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ मीडियम। जैसा हम लोग को पता है, लॉन्गिट्यूडनल वेव जो होती हैं ट्रेवल करती हैं विद कंजुगेटिव कंप्रेशन और रिफ्रैक्शन, और उनके अंदर वॉल्यूम और डेंसिटी में चेंज आता है। एज एयर पोजेस वॉल्यूम इलेक्ट्रिसिटी देयरफॉर साउंड कम टू यूज फ्रॉम द सोर्स। और फिर साउंड जो होती है उसको हम सुन पाते हैं, यूज कर पाते हैं इन द फॉर्म ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव ओनली। साउंड को हम यूज कर पाते हैं लॉन्गिट्यूडनल फॉर्म में ओनली। साउंड इसलिए हम कहते हैं साउंड जो होती है लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है। अगर साउंड ट्रांसवर्स वेव में आए तो हमें सुनाई नहीं देगी। एट द क्रस्ट एंड टफ कैन नॉट बी सस्टेन इन एयर, क्योंकि क्रस्ट एंड टफ एयर में सस्टेन नहीं कर सकते। देयरफॉर साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू एयर इन फॉर्म ट्रांसवर्स वेव, और इसीलिए साउंड जो है ट्रांसवर्स वेव की फॉर्म में ट्रेवल नहीं कर सकती। लेकिन वो साउंड एंड लाइट आर एसोसिएटेड विद द वेव मोशन। साउंड और लाइट जो होती हैं वेव मोशन में रहती हैं। एंड लाइट वेव आर ट्रांसवर्स वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती हैं। लाइट वेव ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती हैं और ये प्रोपोगेट कर जाती हैं विदाउट एनी स्पेस, और फ्री स्पेस में भी प्रोपोगेट कर लेती हैं। इसलिए लाइट जो होती है सन से अर्थ तक आ जाती है, और इनकी स्पीड जो होती है वो भी बहुत बहुत ज़्यादा होती है, तकरीबन 3×10⁸ मीटर पर सेकंड के बराबर। एंड साउंड वेव आर लॉन्गिट्यूडनल वेव। साउंड वेव जो होती हैं वो लॉन्गिट्यूडनल वेव होती हैं, या उन्हें मैकेनिकल वेव भी कहते हैं, विच कैन नॉट ट्रेवल इन वैक्यूम, लेकिन वो वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकती। अभी ऐसा मैंने आपको बताया, 2 पर्सन जो कि मून पे हैं वो एक दूसरे से बात नहीं कर सकते, एज द मून हैज नो एटमॉस्फेयर थ्रू विच साउंड कैन ट्रेवल। इसी तरीके से व्हेन अ बीटल मूव अलोंग द सैंड, जब बीटल होता है मूव करता है सैंड में विद इन अ फ्यू 10 ऑफ सेंटीमीटर, कुछ सेंटीमीटर के लिए, द लैंड